दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आप सर्च करेंगे लर्न विथ उषा साहू या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सर्च करेंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हिंदी और आप क्या लिखेंगे, लर्न विथ उषा साहू। आपको सर्च करना है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी, व्याकरण भी लिख सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी यूट्यूब समझ जाएगा। लर्न विथ उषा साहू आप ये सर्च कीजिए, आपको लोगो मिल जाएगा। ठीक है, आप हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना के डाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड जी को। सिगमंड फ्रायड कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये किसने दी है? तो सिगमंड फ्रायड जी ने दिए हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्रायड जी ने किया, जो कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कहाँ के निवासी थे ये? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए थे। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कितना परसेंट होता है? 10% होता है। 90% किस में होते हैं? तो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कॉन्शियस माइंड में कितने होते हैं? तो 10%। और अनकॉन्शियस में कितने होते हैं? तो 90% होते हैं। अर्धचेतन मन जिसे हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। इसमें हम तुरंत जो ज्ञान नहीं होता है, जैसे हम अभी इसको देख लेते हैं। पहले कॉन्शियस समझते हैं, फिर अनकॉन्शियस समझेंगे, फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है उसे समझते हैं। यह मन प्रेजेंट के विचारों से क्या करता है? रिलेटेड होता है। जैसे अभी आपने 1 घंटे पहले क्या किया था, आप क्या खाए थे, जैसे तो आप सब्ज़ी में क्या खाए तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ मैंने ये सब्ज़ी खाई। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 4 दिन या 5 दिन पहले कहाँ थे, तो क्या करेंगे? आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर देंगे और बताएंगे कि हाँ मैं 5 दिन पहले इस टाइम पर यहाँ गया था। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो दिमाग में थोड़ा सा जोर देने पर हमें चीज़ें याद आ जाती। तुरंत याद नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं दिमाग में और सोचते हैं कुछ टाइम के लिए। क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए हम सोचते हैं और जोर देने पर, दिमाग को जोर देने पर हमें वो चीज़ें याद आ जाती है। तो ये क्या होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन। फिर आता है हमारा अचेतन, जिसको हम क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड। ये 90% होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। जैसे आप बचपन में क्या क्या चीज़ें किए हैं आपको याद नहीं है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल और क्या दे सकते हैं हम? अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 महीने पहले आप क्या सब्ज़ी खाए थे, तो आप बता सकते हैं क्या 1 महीने पहले आपने इस दिन पर, इस टाइम पर आपने कौन सी सब्ज़ी खाई थी? तो आपको याद नहीं रहेगा, है ना। आप कहीं घूमने गए हैं तो तो वहाँ की जो चीज़ें आप घूमे और देखे हैं वो हर एक चीज़ें आपको याद नहीं हो सकती, है ना। आप क्या करते हैं? उनको अनकॉन्शियस माइंड में हम डाल देते हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक सी बातें हैं। अगर आज पढ़ रहे हैं हम सिगमंड फ्रायड, 5 दिन बाद आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, 10 दिन, 1 महीने तक अगर आपको याद है, यही अगर 1 साल बाद हम पूछे, है ना, 1 साल बाद आपसे कोई पूछे और बताइए कि सिगमंड फ्रायड ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो ये क्या होगा? अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो यही हमारा क्या है? अचेतन मन। अब आता है फ्रायड के व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा है सिगमंड फ्रायड ने? तो 3 भागों में बांटा है। एक होता है इड, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो।
इड जिसको इदम कहा जाता है, ईगो जिसको अहम कहा जाता है, और सुपर ईगो को क्या कहा जाता है, परा अहम। इड क्या होता है, इड होता है बुरा, जो व्यक्ति को बुरे कार्य को करवाता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे क्या है, भूख है, प्यास है, सेक्स है आदि को क्या करता है, ये सेटिस्फाइड करता है। कौन, इड। इड हमें क्या सिखाता है, बुरे काम को करने के लिए सिखाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इड क्या है, बुरा है। तो ये जो नैतिकता है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, वो उनकी ये परवाह नहीं करता, उनकी चिंता किए बिना ये क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। जैसे जो भी अपराध होते हैं, आपने सुने होंगे कि लड़कियों के साथ क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं ना, उनके साथ यौन शोषण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये इड के कारण होता है, क्योंकि इड हमें नैतिक क्या है, समाज में हमें जो नैतिकता सिखाई गई है उस नैतिक मूल्यों की क्या नहीं करता, वह चिंता नहीं करता। जो उनके डिज़ायर है वह उसे ही पूर्ण न करना चाहता है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो नैतिकता को भूल जाता है और अनैतिक कार्य करता है। तो यही हमारा क्या है, इड है। फिर आता है ईगो। ईगो जिसको हम क्या कहते हैं, अहम। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजनाओं का निर्माण करता है और उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है। यह परिणामों की चिंता करता है। यह क्या करता है, परिणामों की चिंता करता है। अब जैसे इड का काम क्या था कि बुरे काम करना, क्या काम करना, बुरा काम करना। जैसे क्या है, चोरी करना। चोरी करना भी क्या है, बुरा कार्य है ना। चोरी करना भी क्या है, बुरा काम है। लेकिन इड क्या करेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अगर उसके पास पैसे नहीं, उसे भूख लगी, उसे खाना चाहिए, उसे पैसा चाहिए, तो इड उसे बुरा से बुरा कार्य करवाएगा, उसे चोरी करवाएगा। तो चोरी करने के लिए योजना कौन बनवाता है, ईगो। हाँ, कि मुझे इतने बजे जाना है, टॉर्च लेके जाना है, इस गेट से एंट्री करना है, यहाँ जाना है, फिर ऐसे में उस घर में घुस के क्या कर लूँगा, उसके घर का जो भी पैसा है, रुपया है, उसको क्या कर लूँगा, चुरा लूँगा। तो इड का क्या काम होता है, बुरी जो आदतें हैं, इच्छाएं हैं, जो अनैतिकता है, उस कार्य को करवाता है। और ईगो क्या करवाता है कि उस बुरे काम में जो भी योजनाएं होती हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है ना। और ये क्या करता है, परिणामों की चिंता भी करता है कि अगर चोरी करूँगा तो पुलिस पकड़ लेगी और मुझे क्या हो सकती है, सज़ा। तो ये परिणाम की चिंता भी करता है और इड परिणाम की चिंता नहीं करता, वो अपने डिज़ायर को ही पूरा करता है। फिर आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होती है वह बुरे कामों में से क्या होता है, उतना ही दूर होता है। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये किसका काम है, सुपर ईगो का। तो आप समझ गए इड क्या होता है, बुरा। इड क्या होता है, बुरा। और ईगो हमारा क्या करेगा, इसकी प्लानिंग का निर्माण करेगा, योजना का निर्माण करेगा। और सुपर ईगो क्या होता है, ये समाज में जो नैतिकता बनाई गई है, जो नैतिक मूल्य बनाए गए हैं, उनके नियमों का क्या करता है, ये पालन करता है, उसी के आधार पर काम करता है। तो जैसे हमें क्या नहीं करना, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर है उसे हम दूसरी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे उनके लड़का योग्य हो गया तो उनकी शादी करा दो, और शादी करके जो भी अपनी कामनाएं, इच्छाएं हैं वो उनको पूर्ण कर सकता है। तो ये समाज के हिसाब से कार्य करता है, कौन, सुपर ईगो। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम, फ्रायड ने मानसिक स्तरों, जिसको जैसे कौन कौन सी हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, रक्षा युक्तियाँ हैं, व्यक्तित्व घटक हैं, जैसे मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को क्या करता है, बताता है ना। तो मानसिक स्तर, इसमें सबसे पहले लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, ये क्या है, फ्रायड ने मन को चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं, जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता को क्या करता है, मात्रा पर आधारित करता है ना। मन का सबसे बड़ा और क्या है, महत्वपूर्ण स्तर अचेतन मन है। कौन से पढ़े, एक तो चेतन मन पढ़े, चेतन पढ़े, और एक क्या पढ़े थे, अर्धचेतन पढ़े थे, अर्धचेतन। और एक क्या पढ़े थे हम, अचेतन। तो अचेतन में क्या हुआ था, 90% इस भाग जो हम क्या कर देते हैं, अपने अचेतन मन में डाल देते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, तो जिसमें क्या होती है, हमारे सभी दमित विचार हैं, अनुभव हैं, जो भी हमारे दमित विचार हैं, अनुभव होती हैं,
भावनाएं होती है, फ्रायड के अनुसार यह किस में चली जाती है, अचेतन मन में, और अनुभवों को क्या करते हैं, लगातार प्रभावित करते रहते हैं, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। फिर आते हैं हमारा मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ में देखें, ये मनोवृत्तियाँ क्या करती हैं, हमारे आंतरिक उत्तेजनाएं हैं होती हैं। हमारे भीतर अनेक मनोवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें हम जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सुरक्षा युक्तियाँ। इसमें क्या होता है, मानव में संघर्ष, तनाव, भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य है। व्यक्ति की संतुष्टि से क्या करता है, रक्षा करता है। अब ये रक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी होती है जो मानव द्वारा काम में ली जाती है। सबसे पहले आता है इसमें तर्क संगति, जिसे क्या कहते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है। जैसे अपराधी को अपने व्यवहार का कारण बुरी संगति बताना, अथवा किसी कार्य में प्रवेश ना मिलने पर व्यवसाय के लिए क्या करना, अच्छा नहीं बताना। इसे क्या है, अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तैयारी करते जा रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लगी तो आप क्या कहेंगे कि कि इस जॉब को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा तो मैं क्या कर लूँ, बिज़नेस कर लूँ, है ना। बिज़नेस करने से मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा और ना कोई सरकारी बंधन होगा, ना कोई काम होगा, मैं अपने हिसाब से दुकान आऊँगा, अपने हिसाब से जाऊँगा, मुझे जो काम करना है वो मैं करूँगा। तो ये क्या करते हैं, हम अपने कार्य ना होने पर हम उसमें क्या करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तर्क, जिससे क्या होता है, अपराध भाव परिवर्तन के कारण अपराध भाव परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है, अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें अपराध का भाव ना आए, इसमें परिवर्तन करने के लिए तर्क दी जाती है। फिर आता है दमन, जिसे क्या कहते हैं, इस युक्ति में अवांछनीय फिर अस्वीकार विचारों, भावों, यादों को क्या करते हैं, हम अचेतन में धकेल देना चाहते हैं, क्योंकि इसे याद करना क्या होगा, कष्टदायक होगा। जैसे कि आपके किसी से लड़ाई हुई, आप दो दोस्त थे, आपकी आपस में अच्छा बनती थी, है ना। अब दोनों दोस्तों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो आप उस लड़ाई को याद नहीं करना चाहेंगे और उसे क्या करना चाहेंगे, अचेतन मन में, है ना। आप उसे क्या करना चाहेंगे, अचेतन मन में धकेल देना चाहेंगे। यही क्या है, दमन, कि आप उसे क्या करना चाहते हैं, जानबूझकर उन यादों को क्या करना चाहते हैं, आप बुलाना चाहते हैं। फिर आता है प्रतिस्थापन। इसमें सामयिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे स्थान पर क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। माता से दंड मिलने पर बालक क्रोध होकर अपना क्रोध क्या करता है, अपने खिलौने को, अपने छोटे भाई बहनों को क्या करने लगता है, निकटता से लड़ने लगता है। जैसे ऑफिस में आपका झगड़ा होता है, आपके बॉस क्या करते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं, है ना। आप जॉब करने जा रहे हैं, आपके बॉस क्या कर रहे हैं, आपको चिल्लाते हैं, है ना, आपको डांटते हैं किसी चीज़ को, तो आप क्या करेंगे, घर आएंगे और उसका प्रतिस्थापन कहाँ कर देंगे, अपने बच्चों पर। या टीवी है तो आप टीवी को क्या कर दिए, टीवी जाकर घर पे तोड़ दिए। तो यही क्या है, प्रतिस्थापित करना, कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देना, ये क्या है, हमारा प्रतिस्थापन। फिर आता है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, व्यक्ति अपनी गलतियों को उत्पन्न चिंता से को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे मैं उसे घृणा करता हूँ के बजाय हम क्या कह देते हैं, मुझसे घृणा करती है कहा जाता है। जैसे आप दो दोस्त थे, है ना, आपके आपस में क्या हो गई थी, लड़ाई, दोनों दोस्तों में क्या हो गई थी, आपस में लड़ाइयाँ हो गई थी। आप उनसे क्या है, क्रोधित हैं, उनसे घृणा करते हैं, है ना। तो आप ये नहीं करेंगे कि मैं उनसे घृणा करता हूँ, आप क्या कहेंगे, वह मुझसे घृणा करता है। आप क्या कहेंगे कि मैं उनसे घृणा नहीं करता, वह मुझसे घृणा करता है। इससे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेपण, कि आप उन पर क्या कर देंगे, प्रक्षेपित कर देते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, ये क्या होता है, अपनी भावनाएं हैं, व्यवहार है, बिल्कुल उनके क्या करना, विपरीत प्रतिक्रिया करना। यही क्या है,
प्रतिक्रिया निर्माण है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान के स्थान पर आप क्या करना शुरू कर देंगे, प्रेम करना शुरू कर देंगे। आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान के बजाय क्या करना है, प्रेम करना। तो यही क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है कि अपने व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना है ना। स्कूल जाते हैं किसके लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं किसके लिए जाते हैं, हम ज्ञान के लिए जाते हैं। उनके स्थान पर क्या चलता है, कॉलेज में प्रेम चलता है। तो यही क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें सिगमंड फ्रायड से बचा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।